हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में वी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1 दैट इज लिक्विडेशन, और उससे संबंधित एक प्रश्न था जो कि आप बच्चों को होमवर्क में दिया था। इससे पहले कि आगे बढ़े कल के लेक्चर का एक फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में, दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर में बी बेस्ड अपॉन द कॉल्स विच आर बीइंग कॉल्ड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अगर ऐसा होता है तो जितने रुपए आपको चाहिए आप उससे थोड़ा सा ज्यादा मंगवाएंगे, क्योंकि जो मंगवाएंगे उसमें से लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन जाएगी और तब जाकर अमाउंट बचेगा जो अमाउंट उतना बचना चाहिए जितना कि आपको एक्चुअल में चाहिए था। तो हमने सीखा था यहां पर एक ट्रिक कि लेट द कॉल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर्स इक्वल टू एक्स एंड माइनस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन विच इज डैश परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू द अमाउंट विच द लिक्विडेटर नीड्स। अकॉर्डिंगली आपके पास यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको जो है लिक्विडेटर को कॉन्ट्रीब्यूटरी से मंगवाना है, एंड उसके ऊपर कमीशन भी डैश परसेंट के हिसाब से आ जाएगी। उसके बाद हमने सीखा था कॉन्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट होने के बाद भी जो पैसा बच जाता है उसमें डैश परसेंट या 1 या डैश फ्रैक्शन जो है शेयर करता है, विच इज एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जहां पर लिक्विडेटर जब एसेट्स को बेच रहा है तो जो कंसिडरेशन है वो कैश में नहीं आ रही, वो काइंड में आ रही है, डिबेंचर एक्सेट्रा मिल रहे हैं। तो उसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। प्राइम ऑफिस से लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी ये ऐसे काइंड वाली चीज आएगी यूजली क्वेश्चन यही कहेगा कि भाई ये अंत में इक्विटी होल्डर को दे देना। और हाँ, अगर डिबेंचर एक्सेट्रा मिले हैं तो ध्यान ये रखना है कि उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी आपको मिल सकता है, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन क्लास में किया था उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी मिला था। एंड देन फाइनल एक कॉन्सेप्ट किया था जहां पर हमने बात की थी रिसीवर एज वेल एज लिक्विडेटर स्टेटमेंट के बारे में, कि डिबेंचर होल्डर्स कई बार अपना जो राइट है उसे एक्सरसाइज कर लेते हैं टू अपॉइंट द रिसीवर, एंड रिसीवर के आने से जो चेंज है सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब पेमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। द सीक्वेंस शैल रिमेन सेम। पहले सिक्योर्ड वालों की पेमेंट होगी, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विड रेम्यूनरेशन जैसे होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर। एक बार डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दी, अब रिसीवर का रोल खत्म हो जाता है, एंड आफ्टर दैट द रोल ऑफ द लिक्विडेटर स्टार्ट्स। क्वेश्चन रिसीवर और लिक्विडेटर की अलग अलग स्टेटमेंट पूछता है, दोनों बिल्कुल हूबहू वैसे बनेंगी जैसे कि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है कि अगर रिसीवर के पास कुछ पैसा बचता है उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर लिक्विडेटर, राइट। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एंड इससे संबंधित एक प्रश्न जो है हमने होमवर्क के लिया था, पहले उस प्रश्न को कर लेते हैं सॉल्व और फिर आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर की तरफ। ये लीजिए, तो हम आ गए उस होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। It was आंसर नंबर 11। एग्जाम में 2 बार 16 नंबर का समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड बीइंग ऑन द 31 मार्च 2013 विच इज द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप वाज गिवन बिलो। तो इशूड कैपिटल में देखा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 2 प्रकार का इक्विटी है, एक 10 रुपी फुल्ली पेड अप और दूसरा 10 रुपी 8 पेड अप। डिबेंचर है, मोर्टगेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर है, इनकम टैक्स एरियर 25,000 ब्रैकेट लिखता है। असेसमेंट कंक्लूडेड इन February 2013, फरवरी में, और अभी जो बैलेंस शीट क्रेडिटर वो है मार्च 2013 की, तो बिल्कुल पिछले 12 महीने के अंदर है ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेगा। एसेट साइड पर कोई कैश बैंक का बैलेंस नहीं है। मॉर्टगेज लोन जो था सिक्योर्ड था अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्वेश्चन ने बता दिया। डिबेंचर सिक्योर्ड है बाय फ्लोटिंग चार्ज। Company was unable to meet the payment and therefore debenture holders appointed a receiver. He brought the land and building to auction, realized 1,60,000. रिसीवर की स्टेटमेंट जब बना रहे हैं तो इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा रियलाइज किया 1,60,000, और याद रहे लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसे गिरवी रखा गया अगेंस्ट मोर्टगेज लोन। मोर्टगेज लोन है 70,000 का, तो आउटर कॉलम में जो फिगर आएगी दैट विल बी 90,000। उसके बाद He also took charge of sundry assets of value of 230, realized rupees 2 lakh. रिसीवर ने ही sundry asset रिलाइज किए 2 लाख रुपए के। फिर कहता बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय अ पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑन द बैंक रेजिंग द डिमांड द डायरेक्टर्स पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि ऐसा लिखने से कुछ भी नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एज गुड एज अनसिक्योर्ड है, क्योंकि डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देकर आए थे, और जस्ट बिकॉज डायरेक्टर्स ने पे कर दिया इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी लायबल नहीं है। कंपनी इज स्टिल लायबल, किसको? डायरेक्टर्स को, और ये एज गुड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। बैंक ओवरड्राफ्ट जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी तो यहां जो है ये वाली अमाउंट लिखी जाएगी। आगे लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय रिसीवर वर 1950, ये लीजिए, एंड बाय द लिक्विडेटर 3,000। लिक्विडेटर की स्टेटमेंट में आ गया।
Receiver was not entitled to any remuneration, but liquidator was to receive 2% fees on the value of assets realized by him. जितने रुपए के एसेट लिक्विडेटर ने रियलाइज किए उसके ऊपर 2% कमीशन मिल जाएगा. अभी देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 11 और हमें 31 मार्च 13 में मतलब 2 साल का एरियर ऑफ डिविडेंड है. अभी इसका अमाउंट जो है यहां से चेक कर लेते हैं. एरियर ऑफ डिविडेंड 5 नहीं 1,50,000 रुपए का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसके ऊपर 10% का डिविडेंड है 2 सालों के लिए. तो ये हो गया बेटा 30,000 का एरियर ऑफ डिविडेंड आ गया. उसके अलावा लिखा है इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर वाज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर. तो जब डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000 का और उसके ऊपर 13% के हिसाब से 6/12 9750 की कंप्यूटेशन देख लेंगे. 1,50,000 13% बेटा 6/12 ये आ जाएगा 9750. और लास्ट में लिखे रेस्ट ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड 1,50,000. ये 1.5 लाख रुपए के एसेट रियलाइज हुए और इसके ऊपर 2% का कमीशन लिक्विडेटर को मिला 3,000 रुपए. ओके, अब आइए बाकी की चीजें चेक कर लें. रिसीवर्स रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है, एसेट्स रियलाइज हुए. क्रेडिट साइड पर रिसीवर की कॉस्ट हो गई. इनकम टैक्स जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गए अब 25,000 ये आ जाएंगे और उसके बाद डिबेंचर होल्डर की पेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. और ये आपका बच गया बैलेंसिंग फिगर विच शैल बी ट्रांसफर्ड टू मिस्टर लिक्विडेटर. तो सरप्लस ट्रांसफर्ड टू लिक्विडेटर. आई होप बिल्कुल ठीक होगा. कुछ भी ऐसा नयापन नहीं था, जो क्लास में सीखा था उसी के बेस पर करना था. लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ये अमाउंट यहां से अगर डेबिट हो गया जी, दिस अमाउंट ट्रांसफर्ड एंड अपने एसेट रियलाइज की 1.5 लाख के लिक्विडेशन की कॉस्ट हो गई, रेम्यूनरेशन हो गई. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड हैं 38,000 के, टोटल अनसिक्योर्ड हो गया 68,000. प्रेफरेंस वालों की पेमेंट कर दी. कैपिटल और एरियर ऑफ डिविडेंड मिलाकर 1,80,000 रुपए. यहां तक अगर हम देखना चाहें कि कितने की सरप्लस या डेफिशिएंसी है, 10,3300, 1,50,000 और क्रेडिट साइड पर -3,000, 3,000, 68,000 और 1,80,000. तो डेफिशिएंसी आ रही है 700 रुपए में, यहां बनाकर दिखा रहा हूं. हम आ रहे हैं वर्किंग नोट पर, चेक करेंगे बेटा. वर्किंग नोट डेफिशिएंसी आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर्स 700 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है. प्लस हम मंगवाएंगे जी नोशनल कॉल. नोशनल कॉल कितने शेयर्स ऐसे हैं जो पार्टली पेड अप हैं? 5,000 शेयर हैं. 2 रुपए का अमाउंट अनपेड है, तो 10,000 रुपए यहां से आ गए और ये बदल गया सरप्लस में. जो डेफिशिएंसी था 9,300 और हमारे पास ऐसे टोटल शेयर कितने हैं? 10,000 प्लस 5,000, सभी अब सेम लेवल पर हैं. टोटल हैं 15,000. तो इफ आई सी दिस इज रिफंड पर शेयर 9,300 डिवाइड बाय 15,000 जो कि आ रहा है 0.62 रुपी, मतलब इतने रुपए रिफंड कर देना. एंड व्हेन वी सी द फाइनल पोजीशन, देयर आर 10,000 शेयर्स, देयर आर 5,000 शेयर्स, कॉल एंड रिफंड. ये लीजिए, 10,000 वालों से मंगवा कुछ नहीं रहे, सिर्फ रिफंड कर रहे हैं. और 5,000 से पहले 2 रुपए मंगवाए, फिर 0.62 रिफंड कर रहे हैं. फाइनल पोजीशन देखी जाए तो 0.62 नेगेटिव है, यानी कि रिफंड कर रहे हैं. और यहां 1.38 पॉजिटिव है, मतलब इनसे कॉल किया जा रहा है. इसे चेक करने का समय दूंगा, एक बार ये देख लीजिए. 5,000 इंटू 1.38, प्लीज सी, 5,000 इंटू 1.38 कॉल कर लिया और यहां 10,000 शेयर को 62 पैसे के हिसाब से रिटर्न कर दिया और टोटल आपका मैच कर जाएगा. ठीक है ना. जो थोड़ी बहुत मुश्किल होती है बच्चों को वो इसी पॉइंट में होती है. इसे चेक कर लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे.
चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये हो गया है नोट, और आ जाते हैं अगले भाग पर। लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन द फ्रेश पेज। बैंकिंग कंपनीज, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग कंपनीज नाउ। बैंक तो सर हमने सुना है, लेकिन बैंकिंग कंपनी, क्या बैंक भी कंपनी हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि बैंक को कंपनी होना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, होना पड़ेगा, मजबूरी है। भारतीय कानून के हिसाब से अगर आप बैंक की तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। याद दिलाते हैं आपको, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में इस सेक्शन नंबर 1 के अंदर बता दिया जाता है कि हमारा कंपनीज एक्ट कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को लागू नहीं होगा, जैसे कि बैंकिंग कंपनी जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। इन लोगों के लिए इनके अलग एक्ट बनाए गए हैं जिनके द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज। तो एवरी बैंक हैज टू बी अ कंपनी। चलिए, ये तो नाम के ऊपर चर्चा होगी, इसके बारे में मैं लिखवा दूंगा आपको। समझते हैं हो क्या रहा है यहां पर। When we qualify as a chartered accountant, जब हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हमारा काफी सारा जो स्कोप होता है, एरिया जो होता है हमारे काम का, वो बैंक्स से रिलेटेड होता है। अब हम तो बैंकिंग कंपनी का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो तो एक अलग बात होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बैंक क्या है, जरूरत क्यों है बैंक की? भाई, बैंक बहुत ही वाइटल है, इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी की वेलबींग के लिए। किसी भी इकोनॉमी की वेलबींग के लिए हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास पैसा है। आप सोचिए कि अगर आपके पास कैश में पैसा हो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारा रात दिन आपने कर रखा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सोचो कैश के फॉर्म में कहां रखोगे? डर सताएगा आपको, हर वक्त अपने सीने से अटैची लगाकर घूम रहे हैं, और बस अगर चोरी हो गया तो बस फिर तो सारा भट्ठा बैठ गया। इसीलिए जरूरत पड़ती है बैंक की, भाई आपके पास पैसा है, आओ हमारे पास जमा करवा दो। हम गारंटी लेते हैं कि हाँ, हमारे पास आपका पैसा सेफ रहेगा। और उस पैसे को फर्दर यूज कहां किया जाता है? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इतना सारा इंडस्ट्री है भाई, इतना सारा इंडस्ट्री है, उनको भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए। दे गो टू द बैंक कि साहब प्लीज हमें पैसा दे दो, हम आपका पैसा लौटा देंगे, लेकिन फिलहाल हमें पैसे की जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी फैक्ट्री को चलाना है, हमें अपने बिजनेस को चलाना है। तो बैंक के पास जो पैसा हम लोगों का पड़ा है वो चला जाता है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब वो पैसा लग जाता है, तब हम कहते हैं कि यस, द कंट्री इज ऑन द मोड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? बैंक का है। अगर मैं 2 मिनट के लिए सोच लूं कि बैंक यानी कि इंटरमीडियरी है ही नहीं, आप मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ है, आपके पास 5 करोड़ है, कोई एक और पर्सन है 10 लाख है, किसी के पास 10,000 है, 50,000 है, सरप्लस मनी, सबके पास इतना इतना पैसा है। अब जो इंडस्ट्री वाला पर्सन है, मान लेते हैं मिस्टर डैश, मिस्टर अंबानी, मिस्टर डैश, कोई भी मान लीजिए, उनको पैसे की जरूरत है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैसे? क्या वो हर घर में जाकर नॉक नॉक करके पूछेंगे प्लीज बताना कितने पैसे हमें दे दो? अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। इससे बेटर तो है कि एक इंटरमीडियरी हो जाए, जैसे कि बैंक है। हमने अपना सारा, लोगों ने पैसा बैंक में जाकर रख दिया, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग हैं वो बैंक में आए और बैंक से पैसा लेकर चले गए। तो बैंक एक्ट्स एज एन इंटरफेस फॉर बोथ द पार्टीज, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। दैट्स व्हाई द बैंकिंग ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये आई कि पैसा जो बैंक के पास है वो किसका है? हम लोगों का, जनरल पब्लिक का पैसा है। बैंक को बहुत ही ध्यान से उस पैसे को आगे लोन के तौर पर देना है। हम ये जानते हैं कि जिसको आप लोन देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान समय पर पैसा वापस करता है, स्पेसिफिकली बैंक्स का। तो इन दैट सिचुएशन बैंक को एक रिस्क भी रहता है। तो यहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आता है। जब हम बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो हमें प्रॉपर जो है देखना, चेक करना होता है कि जितने भी बैंक ने लोन एक्सेट्रा जो ग्रांट किए हैं, क्या वो सब बिल्कुल एक प्रूडेंट मैनर में किए हैं, और आरबीआई के द्वारा जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं, क्या वो सारे फॉलो किए भी गए हैं या नहीं किए गए। अगर लगता है कुछ एसेट से पैसा नहीं आ सकता है, कुछ लोन्स ऐसे दिए थे जो कि पैसा रियलाइज नहीं कर पाएंगे, दिक्कत है, तो उनको अलग से रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है। मतलब ये एक चीज होगी कि व्हाई द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नीड्स टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे पिछला चैप्टर था, कंपनी बनाने में प्रोफेशनल का योगदान होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। सिमिलरली जब कंपनी बंद होती है तो उसमें भी तो हम लोगों का योगदान रहता है। इसीलिए हमने डिटेल में सीखा कि भाई ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर होता है, ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, ये हायरार्की होती है पेमेंट करने के लिए। तो दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अस। सिमिलरली लेट्स से हमने कभी ना कभी
11th में, 12th में या फिर फाउंडेशन में, सीपीटी में कहीं ना कहीं चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का किया होता है। वहां पर हम समझते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, लेट्स से 3 महीने की वैलिडिटी है उसकी, 3 महीने की जो है टर्म है उसका, और उस 3 महीने के दौरान अगर ड्रॉर को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कहां जाएगा, वो बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंट करवा सकता है। अब जो पर्सन बैंक से डिस्काउंट कराता है उसके लिए तो खर्चा हो गया, लेकिन बैंक के लिए क्या हो गया, इनकम। अब जब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ऑडिट करने जाऊंगा, बैंक तो बहुत बड़ा बैंक होता है भाई, करोड़ों लोग उसके कस्टमर्स होते हैं, कितने सारे लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज आपने ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डिफरेंट डेट पर जो है डिस्काउंट किया होगा, तो क्या वहां से आपने इनकम को प्रॉपरली अपनी रेगुलेट रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया, क्या प्रॉपर कंप्यूटेशन की गई या नहीं की गई, वो सभी चीजें हमें यहां पर चेक करनी है। फिर आती है बात इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है वैसे बैंक भी एक कंपनी है, इनके भी शेयर स्टॉक मार्केट में जो है चलते हैं। अब लोग पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, मींस देयर आर इन्वेस्टर, तो दे आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, पी&एल से और बैलेंस शीट से। जैसे शेड्यूल 3 में तो पी&एल बैलेंस शीट कंपनीज के लिए होता ही है, लेकिन बैंकिंग कंपनी वो वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करती, इनके लिए अपने प्रोविजन है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली इनका पी&एल और बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं जब एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ऐसे ऐसे एसेट होते हैं। अब बताओ यार, बैंक को बेचारे को प्लांट एंड मशीनरी की क्या आवश्यकता पड़ी, पता चला बैंक की बैलेंस शीट बना रहे हैं, टॉपर दिखा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट। बैंक में फिक्स्ड एसेट का काम थोड़ी है, बैंक का सबसे बड़ा एसेट कौन सा है, द लोन्स विच इट ग्रांट टू अदर, जो ये पैसा लोगों को उधार पर दे रहे हैं। मान लीजिए मेरा मन कर गया कि मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, तो मैं भी बैंक के पास चला गया, मैंने कहा बैंक बैंक प्लीज मेरे को लोन दे दो, तो बैंक ने मुझे लोन दे दिया। अब बदले में उस लोन के साथ साथ मुझे जो अमाउंट मिला वो तो वापस करना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, वो इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। और ये जो लोन है, जो कार लोन मुझे दिया बैंक ने, ये क्या है, बैंक का एसेट है। तो ये सभी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट के दायरे में आती हैं, और हमारी रिपोर्ट बड़ी मायने रखती है आरबीआई के लिए भी कि बैंक ने किस तरह से अपना आपको परफॉर्म जो है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। और जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम सीखते चलेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जी बैंक के लिए। बैंक बहुत ही अच्छी चीज है, तो जरा इनके लिए चंद पंक्ति इनकी फेवर में हम लिखना चाहेंगे। मीनिंग ऑफ बैंकिंग, मीनिंग ऑफ बैंकिंग, एज पर सेक्शन 5B of Banking Regulation Act 1949 as per section 5B of Banking Regulation Act 1949, banking means A point, accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investing. Banking means accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investing. These deposits are repayable on demand or otherwise, and can be withdrawn by check, draft,
or otherwise. These deposits are repayable on demand or otherwise and can be withdrawn by check, draft or otherwise. क्या लिखा हमने सबसे पहले? बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक. हम पब्लिक हैं, हमसे पैसा लिया बैंक ने. क्यों लिया? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग. वैसे तो यूजली जो हमने पैसा दिया बैंक उसको लोन के फॉर्म में आगे दे देगा. मान लो बैंक के पास टोटल पैसा इकट्ठा हुआ 10,000 करोड़. तरह तरह के लोग आए, बैंक से लोन लेकर चले गए, 8,000 करोड़ तक का लोन चला गया. अब बैंक के पास 10,000 करोड़ आया था जिसमें से 8,000 करोड़ आगे चला गया, तो बैंक के पास अभी भी 2,000 करोड़ पड़ा है. तो बैंक इसको क्या करेगा? फॉर द टाइमिंग इन्वेस्ट कर देगा कि आइडल फंड्स ना रहे, कुछ ना कुछ रिटर्न उनके ऊपर आती रहे. और ये जो पैसा है ये किसका पैसा है? हमारा लोगों का पैसा है, तो हम जब चाहें ले सकते हैं. इसीलिए कहा दीज डिपॉजिट्स आर रीपेएबल ऑन डिमांड. बैंक को ये पे करना पड़ेगा वापस जब भी हम लोग डिमांड करेंगे. और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कई बार हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो कि ब्रेक नहीं हो सकता. हालांकि सच्चाई ये कि हर फिक्स डिपॉजिट ब्रेक हो जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी पेनल्टी आपको लगती है. एंड कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज. नॉर्मली चेक और ड्राफ्ट के थ्रू आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं. अदरवाइज मींस एटीएम एक्सेट्रा के थ्रू जो है आप अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हुए. आ जाए आगे. ये तो हो गया बैंकिंग का मतलब. नाउ बैंकिंग कंपनी, banking company, any bank which transacts the business, any bank which transacts the business as stated in section 5b of Banking Regulation Act 1949 in India. Any bank which transacts the business as stated in section 5b of Banking Regulation Act 1949 in India. मतलब बिजनेस कहां ट्रांजेक्ट कर रहा है? भारत के अंदर, इन इंडिया, इज कॉल्ड अ बैंकिंग कंपनी. तो कोई भी ऐसा बैंक जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो 5b में लिखा है, जो हमने ऊपर जस्ट लिखा अभी 5b वाली डेफिनेशन, तो उस बैंक को बैंकिंग कंपनी कहा जाएगा. जनरल बातें लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद मेन भाग पर आ जाएंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स. Banks are vital to the prosperity and well-being of the well-being of any society or country. Banks are vital to the prosperity and well-being of any society or country. They manage and maintain the flow of money. They manage and maintain the flow of money to carry out various important transactions. They manage and maintain the flow of money to carry out various important transactions. Banks are a crucial part of
any country's financial system, banks are a crucial part of any country's financial system, comma, acting as intermediary between providers of finance and those who are in need of finance. सबसे पहले हमने लिखा बैंक्स आर वाइटल टू द प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ एनी सोसाइटी और कंट्री. इजी है, समझ में आ गया. दे मैनेज एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ मनी टू कैरी आउट वेरियस इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन. तो किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उसका फ्लो जो है सारे का सारा बैंक के द्वारा ही गवर्न होता है. आप किसी भी तरह से पेमेंट करिए पार्टी को, नेट बैंकिंग के थ्रू करिए, फोन बैंकिंग के थ्रू करिए, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करिए, हर जगह बैंक ही तो इन्वॉल्व है. बैंक ही एक फाइनेंशियल सिस्टम है. हमें जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए ऑब्वियसली बैंक की जरूरत पड़ेगी अगर एक नंबर की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं. जैसे कि हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बैंक की आवश्यकता पड़ती है. आप बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों से पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट आप करते हैं वो कट कटाकर इंटरनेट की कुछ हैंडलिंग फीस रहती है, गेटवे एक्सेट्रा की, हमारे पास आता है. हमारे पास कैश थोड़ी आता है भाई, हमारे भी अकाउंट में आता है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का करंट अकाउंट्स होते हैं, वहां पर जो है पैसा पहुंचता है. तो अगर बैंक ना हो ना आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ना वो पैसा हम तक पहुंच पाएगा. तो बहुत ही बड़ा रोल है इसका. फिर लिखते हैं बैंक्स आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम एक्टिंग एज इंटरमीडियरी. एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं बिटवीन प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, जिन लोगों के पास पैसा है, एंड बिटवीन दोज हु आर इन नीड ऑफ फाइनेंस. जैसे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस कौन है? हम जैसे लोग, हाउस होल्ड एक्सेट्रा. थोड़ा थोड़ा पैसा होता है हमारे पास, लेकिन ये पैसा चाहिए किसको? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिजनेसमैन को चाहिए. क्या हम डायरेक्टली दे देते हैं उन्हें? जी नहीं, हम बैंक के पास रखते हैं. बैंक इंटरमीडियरी की तरह काम बीच में करता है. ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. कुछ चित्र बनाकर जो है एक दो चीज हम समझते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये है बैंक. बैंक ये कौन है जी? हम लोग कस्टमर बोल दें इसे. कस्टमर, बैंक के तो दोनों ही लोग कस्टमर हो जाएंगे. वैसे ये इसको कह देते हैं, सॉरी, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. ये कौन हो गए? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. हमने क्या किया? अपना पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक के पास रख दिया. डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तरह तरह के डिपॉजिट होते हैं. सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है जब मन में आए, जितना मन में उतना पैसा बैंक में जाकर जमा करा देना. फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एक लमसम अमाउंट बैंक के पास आज आपने जमा करवा दिया, बस उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी. उसकी मेच्योरिटी डेट होगी 1 साल, 2 साल, 6 महीने, वट तब आपको पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ. तीसरा, रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग मतलब बार बार होना. रिकरिंग डिपॉजिट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है हर महीने यूजुअली बैंक के पास जमा करवाया जाता है, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट. तो किसी भी तरह से आपने पैसा बैंक के पास जमा करा दिया. बैंक इज एक्टिंग एज इंटरमीडियरी. बैंक ये पैसा किसको देगा? टू द पीपल हु आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, जिनको फाइनेंस की जरूरत है. और जब बैंक इनको पैसा देगा उसको लोन के फॉर्म में जाएगा. जब हम लोगों से बैंक के पास पैसा पहुंचता है तो बैंक को देना पड़ता है इंटरेस्ट, विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बैंक. बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक के पास पैसा आया, बैंक हैज टू पे द इंटरेस्ट. और बैंक इसकी पूर्ति कैसे करता है? बैंक ने आगे जिन लोगों को लोन दिया ये बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, और ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक के लिए इनकम का काम करता है. राइट? एक नॉर्मल लेमैन के मन में आता होगा, यार बैंक ये कर क्या रहा है?
पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैंक को फायदा क्या है भाई? फायदा है इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है दैट इज लेस और जो लोन का इंटरेस्ट है वो है ज्यादा। यानी कि जब मैंने बैंक के पास पैसा जमा कराया तो बैंक मुझे दे रहा है 5% इंटरेस्ट मान लीजिए, और जब बैंक आगे इस चीज को लोन पर दे रहा है तो बैंक ले रहा है मान लो 7% का इंटरेस्ट। तो बीच में जो 2% का मार्जिन है दैट इज द मेन इनकम ऑफ द बैंक। देखने में लगता है सिर्फ 2%, जरा वॉल्यूम इमेजिन करो कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़, लैक्स ऑफ करोड़ का बिजनेस बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक जो है पूरी तरह से अच्छा खासा जो है प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करता है। कई बार बीच में माल्या, मोदी, मोदी बोले तो नीरव मोदी एक्सेट्रा जैसे लोग जो है आ जाते हैं, अदरवाइज बैंक बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है कमाता है। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट की बात हो गई, इसे बना लीजिए ना चित्र को। चलिए जी, आई होप ये भी हमने कर लिया है ड्रॉ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट जो है इनको एप्लीकेबल नहीं होता, इनका अपना ही अलग से शेड्यूल्स है, अपना ही फॉर्मेट है फॉर द P&L एंड बैलेंस शीट। रीजन मैंने क्या बताया, द नेचर ऑफ एसेट सिग्निफिकेंटली चेंजेस ओवर हियर। यहां पर जो नेचर ऑफ एसेट है वो चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, यहां नहीं है। बैंक का सबसे बड़ा एसेट कौन सा है? द बैंक्स मेजर एसेट इज दिस पार्ट, जो पैसा लोन की फॉर्म में लोगों को जाता है, ये सबसे बड़ा एसेट है बैंक का, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहां हम लिखते हैं बैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, बैंक्स, इसी से एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट 1 आगे डिराइव होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट 1 की तैयारी हमारी स्टार्ट हो गई। फॉर्मली हेडिंग थोड़ी देर में हम लिखेंगे। बैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर जब हम फाइनली चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर के बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी पर जाएंगे, तब हम बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअल में ये चीज देखेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। बैंक के जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं दोज आर डिवाइडेड बेसिकली इनटू 3 पार्ट। वन इज टर्म लोन्स, सेकंड इज bills discounted and purchased, and the third is CC and OD, that is cash credit and overdraft। प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, नोट करने का समय मिल जाएगा, पहले इनको समझना है हमने आराम से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो लोन है वो सबसे बड़ा एसेट है, टेक्निकली इसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांस, जिसके अंदर 3 मेन प्रकार से जो है बैंक ये फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाता है। पहला है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब लोन दिया गया फॉर अ पर्टिकुलर टर्म। जैसे मैंने कहा मैंने कार के लिए लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, मैंने घर बनाना है तो मैंने घर के लिए लोन ले लिया 2 करोड़ रुपए का। ये सभी किस फॉर्म में है? टर्म लोन की फॉर्म में है, जहां पर एक लमसम अमाउंट बैंक के द्वारा दे दिया जाता है टू द कस्टमर और हमें धीरे धीरे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टर्म लोन क्या है? अ लमसम अमाउंट ग्रांटेड बाय बैंक, ठीक है ना। और ये काफी सारे पर्पस के लिए हो सकता है, वेरियस पर्पसेस। जैसे मैंने बोला
कि मुझे घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, इस तरह से तरह तरह से और भी रीजन हो सकते हैं। सेकंड आ गया बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन एक नुक्स है मेरे बिजनेस में कि मेरे बिजनेस में कैश पर पैसा, कैश नहीं होता, कैश मतलब इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं होती, कैश ऑब्लिक बैंक, उधार पर काम चलता है, वो मेरे बिजनेस का ही फ्लॉ है। मतलब करना ही ऐसे पड़ेगा, मैं चाहकर भी इमीडिएट पेमेंट पर नहीं आ सकता, कंपटीशन बहुत है। मेरा टर्नओवर है 10,000 करोड़ रुपए का, टर्नओवर बहुत है, लेकिन पैसा हाथ में नहीं है। जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ, हमने धड़ाधड़ धड़ाधड़ पहले 10 दिन में उठाकर सेल कर दी 100 करोड़ रुपए की, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन खर्चों को देने के लिए पैसा ही नहीं है मेरे पास। 100 करोड़ रुपए इनकम हो गई, लेकिन इनकम रिसीव नहीं, सिर्फ अर्न हुई। 3-3 महीने बाद पैसा आएगा, सभी लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ ड्रॉ करके दे दिए, 3-3 महीने बाद पैसा देंगे सारे, लेकिन पैसे की जरूरत तो बिजनेस को चलाने के लिए आज भी है। तो मैं पैसा कहां से लाऊं? मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा देखो मैंने ना 100 करोड़ का बिजनेस किया। बैंक कहता प्रूफ क्या है? मैंने कहा ये देखो मेरे पास इनवॉइसेज हैं, ये देखो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए हैं उस पार्टी के ऊपर, पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया है, 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, प्लीज तुम 3 महीने तक मेरे को पैसा दे दो, 3 महीने के बाद तुम उन लोगों से पैसा ले लेना, और अपना बीच में जो कमीशन वगैरह काटना है डिस्काउंटिंग चार्ज के नाम से वो काट लो। तो बैंक को आइडिया बड़ा अच्छा लगा, जेन्युइन है, सारे इनवॉइसेस कटे हुए हैं, पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है बिल। तो ये जो बिल डिस्काउंटेड है, बैंक, ये क्या चीज है कि बैंक इज डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स अ काइंड ऑफ दैट बैंक इज परचेजिंग दिस बिल फ्रॉम मी, क्योंकि ड्यू डेट पर बैंक डायरेक्टली उस पार्टी से जाके पैसे ले सकता है। और जो डिस्काउंटिंग चार्ज होगा, मान लो 100 करोड़ रुपए के बदले बैंक ने मुझे 98 करोड़ रुपीस दे दिए, तो जो 2 करोड़ रुपए है वो क्या है? बैंक का इनकम हो गया, वो बैंक का गेन हो गया। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज का क्या मतलब है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय बैंक। टर्म लोन के लिए मैंने लिखा था वेरियस पर्पस, यहां पर वेरियस पर्पस नहीं है, सिर्फ बिजनेस पर्पस होना चाहिए, वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय बैंक इन ल्यू ऑफ, बैंक को बदले में क्या मिलता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस इन ल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय बैंक इन ल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। अंतिम आ रहा है बेटा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ये बेसिकली यूज होता है बिजनेस पर्पस के लिए, प्योरली एंड प्योरली बिजनेस पर्पस। यहां पर पर्सनल पर्पस नहीं चलेगा कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को कैश क्रेडिट दे दो, नहीं भाई। मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक में हमारा करंट अकाउंट ओपन है, तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाए। इस फैसिलिटी के अंतर्गत क्या होता है? दैट अ बिजनेसमैन कैन ड्रॉ डैश अमाउंट, जो भी लिमिट मेरी सैंक्शन होगी, आई कैन ड्रॉ दैट, विदड्रॉ दैट डैश अमाउंट फ्रॉम माई बैंक ओवर एंड अबव माई बैलेंस। सिंपल एज दैट। बैंक ने एक लिमिट दे दी, मान लीजिए बैंक ने मुझे 50 लाख रुपए की लिमिट दे दी कि 50 लाख रुपए तक आप जितना मर्जी पैसा जब चाहो निकाल सकते हो, वो पैसा मेरा नहीं है, बैंक का है। मान लीजिए मैंने 5 लाख निकाला, तो इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर ही लगेगा, मैंने 20 लाख निकाला तो 20 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो एक लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है, और उस लिमिट के अंतर्गत मैं पैसा जो है विदड्रॉ कर सकता हूं, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। लिख लेते हैं कुछ कुछ इसके बारे में, बिजनेस पर्पस के लिए है। लिमिट इज sanctioned by bank withdrawal can be made up to that limit, withdrawal can be made up to that limit, interest on the limit actually utilized। इंटरेस्ट उतनी लिमिट पर, मतलब जितना पैसा ड्रॉ किया, एक्चुअली यूज किया मैंने लिमिट का, उतने पर ही इंटरेस्ट मुझे लगेगा। प्लीज लिख लें।
चलिए जी, हम यहाँ पर अपना अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्मली। अरे 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 तो हमारे जी कॉन्सेप्ट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ब्रैकेट में लिख रहे हैं एनपीएज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शायद आप लोगों ने कभी इस टर्म के बारे में सुना भी होगा। एनपीए इसे बोला जाता है टेक्निकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रैक्टिकली ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमारे लिए सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इससे संबंधित आगे कॉन्सेप्ट हमें मिलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग से पहले ही समझ लेते परफॉर्मिंग क्या है। बड़ी सिंपल सी बात, हमने अभी देखा कि बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है लोन एंड एडवांस। बैंक लोन एडवांस के तौर पर लोगों को पैसे देता है। जब तक लोग अपने समय सीमा के हिसाब से और जितना पैसा ड्यू हो रहा है उसे समय समय पर देते जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम पोज नहीं कर रहे, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। दैट आर एसेट इज परफॉर्मिंग वेल, इट इज परफॉर्मिंग गुड। जिस तरह से उसे परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और बैंक को पैसे लौटाता जा रहा है। लेकिन वो बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग। The asset can also turn out to be non-performing, means that the asset is not behaving in a good manner. हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो कर ही नहीं रहा, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक न्यू कार खरीद ली, मैं ट्रिप के लिए निकल पड़ा, न्यू गाड़ी है और बीच रास्ते में बंद हो गई, हाईवे पर स्टार्ट भी नहीं हो रही और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि नुक्स क्या है। और नई नई शोरूम से निकलवाई है जस्ट 2 दिन पहले, तेल भी है, गाड़ी में फ्यूल है अच्छा खासा, लेकिन क्यों बंद हो गई पता ही नहीं चल रहा और स्टार्ट भी नहीं हो रही है। मतलब क्या मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा एसेट ऐसा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल भी नहीं यार। एसेट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म लाइक दिस। तो सिमिलरली जो बैंक का एसेट है, जो लोन्स हैं, अगर वो समय पर पैसे ना दे तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हम इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये समझ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब है, कैसे पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, आप मेरे कस्टमर हैं। नहीं, आप क्यों, आप नॉन परफॉर्मिंग नहीं बनाते। एक मिस्टर एक्स है, मैं बैंक हूं, तो मैंने मिस्टर एक्स को पैसे दिए और उन्हें हर महीने जो है मेरा पैसा रिटर्न करना होता है। हर महीने की 5 तारीख को ड्यू डेट होती है। 5 तारीख को पैसा आ गया, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में पैसा आता जा रहा है, मतलब परफॉर्मिंग है। मई की 5 तारीख को पैसा नहीं आया, सवाल खड़ा हुआ क्या ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया? जी नहीं। जस्ट बिकॉज एक बार पैसा नहीं आया, 5 तारीख को पैसा ड्यू हुआ, 5 को नहीं आया, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया ना। इतनी जल्दी नहीं करनी। हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी वजह से पैसा ना पे कर पाए, हो सकता है अगले हफ्ते में दे दे, 10 दिन बाद दे दे, 15 दिन बाद दे दे। तो जैसे ही पेमेंट ड्यू हो गई लेकिन पैसा नहीं आया, डज नॉट मीन दैट द एसेट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग। वी हैव टू वेट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रेड विद आरबीआई बड़े क्लियरली बताया गया है कि कितने समय के बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग माना जाएगा। अभी हम डिटेल में लिख लिख कर बात करेंगे। एक रूल बता देते हैं आपको, जो मेजर रूल है 90 डेज का है। 90 डेज मतलब ड्यू होने के बाद 90 दिन तक वेट करेंगे। 3 महीने बहुत होते हैं यार, 3 महीने तक हम आपको एनपीए नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार 90 दिन क्रॉस हो गए, 91st डे से आप बन जाओगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर नॉन परफॉर्मिंग होने से होता क्या है? एक तो इनको क्लासिफाई अलग से कर दिया गया दैट यू आर नॉट आर गुड पर्सन, यू आर नॉट आर गुड कस्टमर, यू आर बैड कस्टमर, एनपीए। एंड जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेस में जब से आपने अकाउंट्स देखना स्टार्ट किया तब से टर्म पढ़ते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या मतलब होता है इसका? मान लो मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, बैंक नहीं, नॉर्मल एक बिजनेस है, मैं लोगों को पैसा उधार पर लोगों को सामान बेचता हूं उधार पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबसे पैसा आता है। तो हम थोड़ा सा एक प्रोविजन बनाकर रख लेते हैं कि शायद कुछ लोगों से पैसा ना आए, शायद इतने रुपए की फ्यूचर में बैड डेट हो जाए। सिमिलरली जो बैंक है, इन लोगों पर 3 महीने हो गए, 90 दिन हो चुके हैं ड्यू हुए, अब तक पैसा नहीं आया, तो आगे थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि पैसा हमारा आएगा। तो बैंक क्या करता है, एनपीए पर आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। वो प्रोविजन कब करेंगे? प्रोविजन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है अलग से, वहां पर बात करेंगे प्रोविजनिंग की। अभी प्रोविजन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे आइडेंटिफाई होगा, जिसका रूल क्या है, अगर 90 दिन से ऊपर हो गए फ्रॉम द डेट यू हैव बीन ड्यू तो हम आपको एनपीए बोल देंगे। राइट।
तो यहां लिखते हैं, आइए, जनरल रूल, जनरल रूल, if the asset has been due for more than 90 days, then it is classified as NPA. If the asset has been due for more than 90 days, then it is called as NPA. जनरल रूल ये है, मैं आपको आगे कुछ डिटेल में लिखवाने लगा हूं, बट एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मॉड्यूल में इस चीज का जिक्र है इसलिए मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम जो लोन्स इन एडवांस सीखा था उसी के अंतर्गत इसको देख रहे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, टर्म लोन्स, bills discounted and purchased, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तीनों के केस में देख लेते हैं कि एनपीए कब बनता है। तीनों के केस में सबसे पहले आ रहा है टर्म लोन, it becomes NPA if the amount remains overdue, if the amount remains overdue for greater than 90 days। तो टर्म लोन में लिख रहे हैं, it becomes NPA if the amount remains overdue for more than 90 days। Similar English in bill discount and purchase, it becomes NPA it becomes NPA if the amount remains overdue for more than 90 days। ओवरड्यू का मतलब कि इतने ज्यादा दिन से वो ड्यू हो चुका है लेकिन पैसा नहीं आया है। ठीक है ना। टर्म लोन के केस में तो क्या होगा कि जो भी डेट आपकी इंस्टॉलमेंट की फिक्स है, बेसिकली वहां से 90 दिन ज्यादा होंगे। बिल डिस्काउंटेड परचेज वाले केस में इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं होती, यहां पे तो मेच्योरिटी डेट होती है। तो रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, बियॉन्ड द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और यहां हो रहा है बियॉन्ड द मेच्योरिटी डेट, बियॉन्ड द मेच्योरिटी डेट। और कैश क्रेडिट में लिख रहे हैं, इट बिकम्स एनपीए इफ इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर, इफ इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये क्या मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर का, इसके लिए जरा डिटेल में बातचीत हमें करनी है, जो कि मैं यहां बना रहा हूं। आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है उसके बारे में जो है लिख रहे हैं। तीन केस बनेंगे जी, 1, 2 और 3। 1 वाले में लिखते हैं, पहले सिर्फ लिखेंगे आराम से, मैं समझने का समय बाद में होगा, समझने का काम बाद में होगा, आराम से नोट करेंगे पहले। आइए,
आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स, और इजी करते हुए लिखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन sanctioned limit oblique drawing par for continuous period of 90 days. Outstanding balance is greater than sanction limit or drawing par for more than 90 days. Second, outstanding balance is less than sanction limit oblique drawing par but no credits for more than 90 days or credits not enough to cover the interest debited. प्लीज जस्ट कीप राइटिंग, समझेंगे बाद में. अंतिम, इफ अमाउंट ड्यू not paid on the due date fixed by the बैंक. चलिए, कुछ रह गया हो तो प्लीज फटाफट से पहले नोट कर लें. चलिए बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड. वैसे तो मैंने आपको ये चीज कह दी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो है लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो जनरल रूल लिखा है बस वो याद रहना चाहिए कि अगर 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू हो गया तो एनपीए हो जाएगा. ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो एनपीए हो जाएगा. लेकिन डिटेल में बात करें, हमने कहा लोन एडवांस के 3 हिस्से होते हैं: टर्म लोन, बिल डिस्काउंटेड परचेज एंड कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट.
टर्म लोन के केस में हमने कहा था एक फिक्स जो है अमाउंट आपको दे दिया गया जिसके की इंस्टॉलमेंट बांधी जाती कि हर महीने ईएमआई जिसको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने इतना इतना रुपया आपने वापस करना है। अगर ड्यू डेट पर आपने पैसा वापस ना किया और उस ड्यू डेट से 90 दिन क्रॉस हो गए तो हम कहते हैं आप हो गए हैं एनपीए। द सेम गोज फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। जो भी मेच्योरिटी डेट थी उस मेच्योरिटी डेट के बाद 90 दिन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 91st डे आया तो क्या हो जाएगा जी, एनपीए मान लिया जाएगा। तो जरा एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको टर्म लोन एक्सेट्रा को देख लेते हैं। बैंक ग्रांटेड loan of rupees 10 lakh to bank granted loan of rupees 10 lakh to Dolu and EMI of rupees 50,000 gets due on 5th of each month। हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई ड्यू हो जाती है। डोलू पेड द इंस्टॉलमेंट इन जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल बट नॉट देयर आफ्टर। When does it become NPA? तो हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि बताओ भैया ये एनपीए कब बनेगा। मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया, जल्दबाजी में नहीं जल्दी में लिख दिया। जल्दबाजी का तो मतलब होता है गलती। बैंक ग्रांटेड लोन ऑफ 10 लाख रुपए टू डोलू, तो ईएमआई है उसकी 50,000 रुपए की जो कि ड्यू हो जाती है हर महीने की 5 तारीख को, गेट्स ड्यू ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। डोलू पेड द इंस्टॉलमेंट इन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल बट नॉट देयर आफ्टर। डोलू कहता बहुत हुआ अब मैं नहीं दूंगा। सवाल है कि बताओ ये एनपीए कब बनेगा। हमें ये पता है कि जब ड्यू हो गए वहां से 90 दिन तक आपका रहेगा, जब ड्यू हो गए वहां से 90 दिन तक रहेगा पीए परफॉर्मिंग एसेट, उसके बाद बन जाएगा एनपीए, उसके बाद बन जाएगा एनपीए। ये लीजिए, तो इसका आ रहा है सॉल्यूशन बा। यह टाइमलाइन 1 जनवरी, सॉरी कौन सा है मंथ, 5th ऑफ ईच मंथ, तो ये हो गया 5th जनवरी, 5th फरवरी, 5th मार्च, 5th अप्रैल। ही पेड द इंस्टॉलमेंट जन, फेब, मार्च, अप्रैल, लेकिन जो 5 मई को ड्यू थी ये नहीं दिया। इंस्टॉलमेंट्स पेड, ये वाली सारी इंस्टॉलमेंट पे की, लेकिन यहां के बाद इंस्टॉलमेंट नॉट पेड, यहां के आगे तो इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं, तो 5 मई को ड्यू थी, उसके बाद आई होगी 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, हमने दिया ही नहीं है, आगे तो दिया ही नहीं है। सवाल है कि एनपीए कब बनेगा। हमने कहा था जब ड्यू हो गई, ड्यू कब हुआ, 5 मई को ड्यू हो गया, यहां से आगे मुझे 90 दिन जो है काउंट करने हैं। 5 तारीख को ड्यू हो गया, मई के महीने में होते हैं 31 दिन, 31 में से पहले 4 निकाल दो तो 27 दिन तो हो गए मई के, 30 दिन हो गए जून के, 31 दिन हो गए जुलाई के। कितने हो गए जरा देखें, 27, 30, 31, 61 हो गए, और मुझे 90 करने के लिए कितने चाहिए, 29 हो गए अगस्त के। इनको जब ऐड करेंगे तो ये बन गए 90 दिन। मतलब यहां तक लेट्स से ये रही 29 अगस्त, तो भाई यहां से लेकर यहां तक तो अभी भी इसे हम परफॉर्मिंग एसेट ही मानेंगे, लेकिन यहां के बाद इस डेट के बाद मींस हम कह रहे हैं 30th अगस्त ऑनवर्ड्स, 30 अगस्त से क्या बन जाएगा, एनपी हो जाएगा। 30th अगस्त इनवर्ड्स इट इज एनपीए।
तो दिस इज द लॉ रिगार्डिंग द एनपीए। जहां तक टर्म लोन एक्सेट्रा की बात है, तो जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वहां से 90 दिन हम काउंट करेंगे, इंक्लूडिंग दैट डेट ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी ड्यू वाला ही डेट है। तो 5 तारीख से हमने 90 दिन आगे काउंट किए। मई का महीना चल रहा था, 27 दिन मई के हुए, 30 दिन जून के, 31 जुलाई के, और 29 दिन हो गए सॉरी सॉरी सॉरी, अरे 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 अरे, ये तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई बा, सॉरी बा, सॉरी। 88 हो गए थे ये तो। 2 दिन अगस्त के, 2 दिन अगस्त के, सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए, अरे अरे अरे, चलो 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 चलो, भागो भागो भागो, मैथमेटिक्स रॉन्ग हुई गवा। ये लो, 27, 30, 31, 88 हो गए थे तो 2 अगस्त तक। 2 अगस्त कहाँ हो तुम? ये रहा, अरे भाई, ये रहा कहीं 2 अगस्त। तो यहां तक इसे मानेंगे परफॉर्मिंग एसेट, और 3 अगस्त ऑनवर्ड ये बन जाएगा एनपीए। 3 अगस्त onwards it is NPA। 3 अगस्त से ये एनपी हो गया। 90 दिन तक परफॉर्मिंग मानेंगे, और 91st डे से अब आप नॉन परफॉर्मिंग वाली कैटेगरी में चले गए। आपके ऊपर प्रोविजन लगेगी कितनी, जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में सीखेंगे। इसे लिख लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, डन। आई होप ये हो गया है नोट। तो ये टर्म लोन के लिए बेसिकली हमने देख लिया। सिमिलर थिंग बनेगी इवन फॉर द बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है, पहले वो प्रश्न करेंगे, उसके बाद ये सीसीओडी वाला पॉइंट भी जो है इसे सीखेंगे। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्लास पजल। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्लास पजल पर बेटा आ जाएंगे। इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
आइडेंटिफाई द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो हमें एनपीए ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तीनों भाग दिए गए हैं, टर्म लोन, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड। सामने लिखता है टर्म लोन के 100 लाख, टोटल 100 लाख का है, ऑन विच इंटरेस्ट रिमेन्स पास्ट ड्यू फॉर 3 क्वार्टर्स ऑन 30 लाख। तो 30 लाख रुपए ऐसे हैं जिन पर 3 क्वार्टर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, आया ही नहीं है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 3 क्वार्टर मीन सर 90 डेज, तो अभी तो नहीं हुआ। इट इज अ क्वार्टर नॉट अ मंथ। एक क्वार्टर के अंदर कितने महीने होते हैं दोस्त? 3 महीने। 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने। एक महीने के अंदर एवरेज 30 दिन भी लगाओ तो 9 महीने के अंदर हो गए 270 दिन। तो 270 दिन से नहीं आया, ये तो भाई एनपीए हो गया, पीए कहां है? इट इज एनपीए। फिर कहता फॉर 2 क्वार्टर्स ऑन 20 लाख, 20 लाख रुपए ऐसे हैं जिन पर 2 क्वार्टर से नहीं आया। एक क्वार्टर 3 महीने, 2 क्वार्टर 6 महीने, एक महीने में 30 दिन, तो 6 महीने में 180 दिन, तो ये भी अनडाउटेडली एनपीए ही बनेगा। और 10 लाख रुपए ऐसे हैं जिन पर एक महीने से ड्यू है, 1 मंथ मीन्स 30 डेज, तो ये तो भी 90 से कम है, ये परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, सिमिलर वे में बताया हुआ, अगर आप ध्यान से देखें 200 लाख टोटल है, इंटरेस्ट रिमेन पास्ट ड्यू फॉर 3 क्वार्टर ऑन 60 लाख, 2 क्वार्टर्स ऑन 40 लाख एंड फॉर 1 मंथ ऑन 20 लाख, तो सिमिलर वे में हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेल, टोटल 300 लाख है, ऑन विच इंटरेस्ट रिमेन्ड अनपेड फॉर 3 क्वार्टर ऑन 90 लाख, फॉर 2 क्वार्टर 60 लाख एंड फॉर 1 मंथ ऑन 30 लाख रुपीज। तो जो बेसिकली 3 क्वार्टर और 2 क्वार्टर से ज्यादा पेंडिंग है वो आपका एनपीए बन गया, और जो एक एक महीने वाला है तीनों केस में वो आपका परफॉर्मिंग बन गया। हमें परफॉर्मिंग का टोटल नहीं करना, क्वेश्चन ने बोला है आइडेंटिफाई द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो हमें सिर्फ एनपीए की बात ही करनी है। करते हैं जी स्टार्ट, आइए। सो वी आर ऑन दिस आंसर नंबर 3। From the identify the NPAs of a commercial bank, so हम यहाँ लिखते हैं statement showing non-performing assets of the commercial bank for year ending 31st of March 2013. Serial number, asset, ऐसा लिखते हैं, एसेट हो जाएगा नाम, रुकिए, जितने भी बेस्ट स्ट्रेटजी है मैक्सिमम कॉलम्स बना सके। सीरियल नंबर हो गया, एसेट हो गया, इंटरेस्ट रिमेन पास्ट ड्यू, इंटरेस्ट पास्ट ड्यू फॉर मोर देन, यहां टाइम पीरियड आ जाएगा, यहां आ जाएगा क्लासिफिकेशन, और यहां आ जाएगा अमाउंट इन रुपी। देखिए कैसे, तो सीरियल नंबर 1 में लिखेंगे एसेट का नाम टर्म लोन्स। सीरियल नंबर 1 एसेट हो गया टर्म लोन, इंटरेस्ट पास्ट ड्यू फॉर मोर देन 3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स एंड 1 मंथ। तो हर एक एसेट के अंदर ऐसे 3-3 कैटेगरी बन जाएगी। क्लासिफिकेशन, जो 3 क्वार्टर से ज्यादा पेंडिंग है ये है एनपीए, 2 क्वार्टर से ज्यादा पेंडिंग है वो भी एनपीए, लेकिन जो 1 महीने से ही पेंडिंग है वो पीए। और हमें जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें सिर्फ एनपीए का ही अमाउंट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे एनपीए की डिटेल ही मांगी है। सो ये है 30 लाख रुपए, ये है 20 लाख रुपए, और यहां लगा देंगे डैश क्योंकि ये परफॉर्मिंग एसेट है, पीए है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को हम कर लेंगे कंप्लीट, और यहां पर इंडिविजुअली टोटल भी करते चलते हैं इनका। ये हो गया जी
50 लाख। नंबर 2, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, इसके अंदर भी इसी प्रकार से डिटेल है। 3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स एंड 1 मंथ। जो 3 क्वार्टर से ज्यादा अमाउंट पेंडिंग है ये हो जाएगा एनपीए, 2 क्वार्टर से ज्यादा वाला भी एनपीए और 1 मंथ से ज्यादा वाला पीए हो जाएगा। हो पिया पिया क्या किया रे सनम। ये आ गया जी इनका इंडिविजुअल टोटल 100 लाख रुपए फॉर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। और लास्ट में बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, जो नाम जिस तरह से लिखा है वही नाम यूज कीजिए। वादा जो किया था वो निभाना पड़ेगा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच सी है ये तारीफें दिल से जो तूने करी है। ये लीजिए जी, ग्रैंड टोटल हो गया 1 + 2 + 3, तो टोटल 300 लाख रुपए का है। एनपीए कर लेंगे कंप्लीट, जो भी कुछ पेंडिंग है। इजी बट यस अ गुड क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और इस चैप्टर के लिए पहला प्रश्न जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पीए एंड एनपीए। तो ये सारी डिटेल, ये सारी नॉलेज तो हमें इस कॉन्सेप्ट से मिल गई कि अगर 90 दिन से ज्यादा ड्यू है तो वो हमारे लिए रहेगा एनपीए, और अगर 90 तक है तो वो ड्यू ही रहेगा, परफॉर्मिंग रहेगा यानी कि। फिर आ रहा है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो यहां हमने लिखा कि कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बिकम्स एनपीए इफ इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? 3 तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। सबसे पहला, अगर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दैट इज ग्रेटर देन सैंक्शनड लिमिट ऑब्लिक ड्रॉइंग पावर फॉर मोर देन 90 डेज। क्या मतलब है इसका? बड़ी टेक्निकल टर्म्स है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब तो आसान है, जितना पैसा आपके अकाउंट में बकाया है, जो कि दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग है अमाउंट जो कि आपने पे करना है। हम कह रहे हैं जो अमाउंट आपने पे करना है इफ इट इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर।
क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, क्या एक ही है या अलग है? सैंक्शन लिमिट, थोड़ी देर पहले जब हमने यहां पर किया कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, तो मैंने लिखा था लिमिट बैंक ने एक सैंक्शन कर दी, विड्रॉल कैन बी मेड अप टू दैट लिमिट, और इंटरेस्ट लगता है एक्चुअल में उस अमाउंट पर जो कि आपने यूटिलाइज किया यानी कि विड्रॉ किया। मान लो बैंक ने लिमिट मुझे दे दी 20 लाख रुपए की, तो इट इज कॉल्ड द लिमिट विच इज सैंक्शनड बाय द बैंक, 20 लाख। लेकिन बैंक ऐसे ही यूं ही आपको नहीं देता, मैंने बड़े क्लियरली यहां पर बताया कि भाई ये बिजनेस पर्पस के लिए है, तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी छोटी मोटी मांगता है, इन द वे, नॉट आई विल नॉट से एज सच इट्स अ सिक्योरिटी। बैंक देखना चाहता है कि भाई वास्तविकता में आपको जरूरत कितने पैसे की है। अब पैसा तो ऐसी चीज है जितना आ जाए उतना ही कम लगता है, मनुष्य बहुत ही लालची किस्म का इंसान होता है। आ रहा है बैंक ने पैसा दिया 50 लाख का लोन, तो लग रहा है क्यों ना यार 60 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए, थोड़ा मजा ही कर लेंगे पैसे से। तो बैंक मजे के लिए पैसे नहीं दे रहा, बैंक बिजनेस के लिए पैसे दे रहा है। तो बैंक आपकी जो लिमिट है वो आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर को, आपके बिजनेस के मैग्नीट्यूड को देख कर देता है। मेरा छोटा बिजनेस है तो हो सकता है मेरी 5 लाख की लिमिट सैंक्शन हो, अंबानी साहब का बड़ा बिजनेस है, हो सकता है उन्हें 500 करोड़ की लिमिट सैंक्शन हो जाए। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस बेसिकली। मेरी लिमिट सैंक्शन कर दी 20 लाख, लेकिन उस लिमिट के अंदर मैं फिलहाल ड्रॉ कितना कर सकता हूं उसे कहते हैं ड्रॉइंग पावर। यूजुअली बैंक आपके बिजनेस की जो स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है आपकी ड्रॉइंग पावर फिक्स करता है। मैंने बैंक को कहा कि मेरा जो है अप्रोक्सीमेटली इतना जो है टर्नओवर है, इतना मैन्युफैक्चर हो जाता है पर मंथ के हिसाब से, बैंक ने 20 लाख दे दिया। अगले महीने जब पावर में ड्रॉ करने लगा तो बैंक कहते जरा इस महीने की स्टॉक स्टेटमेंट ले आओ, तो उस महीने की स्टॉक स्टेटमेंट में स्टॉक कम दिखा, मतलब जिस तीव्रता से बिजनेस चलना चाहिए था उतनी तीव्रता से नहीं चल रहा। तो बैंक ने कहा साहब 20 लाख रुपए आपकी लिमिट है, लेकिन फिलहाल आप इसमें सिर्फ 18 लाख रुपए ही ड्रॉ कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग पार, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग पार, यानी कि मैं करंटली 18 लाख ही ड्रॉ कर सकता हूं। और हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पार। बैंक जब आउट ऑफ ऑर्डर के पर्पस के लिए देखता है तो इनमें से लोअर को कंसीडर करता है। मेरे एग्जांपल में 20 लाख की लिमिट सैंक्शनड है, लेकिन मैं 18 लाख रुपए ही सिर्फ ड्रॉ कर सकता हूं, जो कि मेरी ड्रॉइंग लिमिट हो गई, ड्रॉइंग पावर हो गई। क्या कभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस इससे ऊपर जा सकता है 18 लाख से ऊपर? जनरली नहीं। बैंक ने मुझे 20 लाख की लिमिट सैंक्शन की है, 18 लाख मेरी पावर है, तो उससे ज्यादा मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? लेकिन कई बार मान लो आपके बिजनेस की नीड आन पड़ी, 23 लाख रुपीज आपको चाहिए अर्जेंटली बैंक से, आपने सामान मंगवाया है, आपको पेमेंट करनी है सप्लायर की, तो आपने बैंक को बोला मेरा 23 लाख का है, बैंक ने मना कर दिया, कहते यार 20 लाख की लिमिट सैंक्शन है, 18 लाख की ड्रॉइंग पावर है, तो 23 लाख का तो सवाल ही नहीं उठता। बिजनेसमैन भागा भागा बैंक जाएगा, मैनेजर को कहेगा, इमोशनल टच देगा, बटरिंग करेगा, तुम्हारे बैंक के सजीने ट्रांजैक्शन करता हूं, ऐसा है वैसा है, तुम्हारे इस छोटे से 2-4 लाख के चक्कर में मेरा बिजनेस ठप हो गया। तो क्या, तो बैंक कई बार जो बैंक मैनेजर्स एक्सेट्रा हैं वो अलाउ कर देते हैं। ऐसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन अलाउ हो जाता है। तो पहला केस कह रहे हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस मान लो 23 लाख, मैंने 23 लाख का अमाउंट ले लिया और वो 23 लाख इज ग्रेटर देन द सैंक्शन लिमिट ऑफ ड्रॉइंग पावर फॉर मोर देन 90 डेज, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि आप एनपीए हो गए हैं। यह है पहला रूल। अगर आप पहले रूल में नहीं फंसे तो दूसरे में भी फंस सकते हैं। ये देखिए, दूसरा कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस। यहां क्या था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा हो गया था सैंक्शन लिमिट से, ड्रॉइंग पावर से। दूसरे केस में कोई दिक्कत नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है, मतलब सैंक्शन लिमिट थी 20 लाख, ड्रॉइंग पावर थी 18 लाख, मैंने 15 लाख ही अभी अमाउंट निकाला, तो 15 लाख मेरा आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने कोई पैसा जमा ही नहीं कराया, नो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब पैसा जमा करवाना, आपने कोई पैसा जमा कराया नहीं, 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो आपको मान लिया जाएगा एनपीए। या फिर यहां बीच में और लिख देते हैं, और जमा तो कराया, जमा तो कराया, लेकिन जो जमा कराया इट इज नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड। उस पीरियड में जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, मान लो 2 लाख का इंटरेस्ट डेबिट हुआ और आपने पैसा जमा कराया 1,20,000, मतलब इतना सा पैसा जमा कराया कि इंटरेस्ट भी उसमें से कवर नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में भी आपको एनपीए माना जाएगा। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, जमा ही नहीं कराया,
जमा ही नहीं कराया भाई, नो क्रेडिट्स। यहां दूसरी सिचुएशन में जमा तो कराया पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी कवर नहीं हुआ। जमा तो कराया लेकिन जो पैसा जमा कराया उससे इंटरेस्ट का अमाउंट भी कवर नहीं हुआ, तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आप एनपीए हैं। और तीसरी कैटेगरी, इफ अमाउंट ड्यू नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स बाय द बैंक। सारी चीजें छोड़ो, बैंक ने एक ड्यू डेट फिक्स कर दी कि मुझे इस डेट तक पैसा चाहिए और आपने अमाउंट पे नहीं किया, तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आप एनपीए हो। ठीक है जी, जो मैंने लिखा है हिंदी इंग्लिश में इसे यूं ही नोट कर लीजिए, रिवीजन के समय पर काम में आएगा। चलिए बच्चे, इससे संबंधित जो प्रश्न हमारे पास है उस पर आते हैं। और प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। ये लीजिए जी, प्रश्न नंबर 42 हमारे सामने। वेदर द बिलो मेंशन्ड अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज एनपीए और नॉट। तो हमें एक डाटा दिया जा रहा है, सैंक्शन लिमिट है 60 लाख की, मतलब 60 लाख रुपए की एक लिमिट लगा दे कि 60 लाख तक चाहो तो ड्रॉ कर लेना। और हमारे करंट बिजनेस के स्टेटस को, मैग्नीट्यूड को देखते हुए जो ड्राइंग पावर है वो असाइन कर दी गई 55 लाख। मैं 55 लाख निकाल सकता हूं फिलहाल। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 47 लाख। ये क्या हो गया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जिसे हम कंपेयर करते हैं सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर के साथ। टोटल इंटरेस्ट डेबिट हुआ 3,42,000 का, और हमने क्रेडिट कितना किया, 1,25,000 रुपए का। तो सारा डाटा हमें दे दिया। अगर कभी बाई चांस एग्जाम में अराइज हो जाए सिचुएशन, वैसे बहुत मुश्किल है, तो आपको तीसरे कंडीशन के लिए नहीं दिया होगा। ये देखिए, हमने 3 कंडीशन पढ़ी, 1 2 3, तीनों में से कुछ भी हो जाए तो मान लेंगे आउट ऑफ ऑर्डर है और एनपीए हो जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन यूजली गिवन नहीं होगी, पहली 2 ही मेन है। ठीक है ना। तो आइए उत्तर की बात जो है करते हैं। आंसर नंबर 42, the given case is of cash credit oblique overdraft where we have to check the status of आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमें यहां पर चेक करना है स्टेटस आउट ऑफ ऑर्डर का, जिसमें हमें चेक करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस वर्सेस सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर। सबसे पहले चेक करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस
वर्सेस सैंक्शनड लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पार। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इससे ज्यादा चला गया फिर तो पहली कंडीशन में आप आगे और आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का अमाउंट कितना है 47 लाख वर्सेस सैंक्शनड लिमिट है 60 लाख, ड्राइंग पावर है 55 लाख। हमने कहा था इनमें से लोअर वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आप लोअर भी देख लें 55 लाख है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस उससे ज्यादा नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है। सिंस the outstanding balance doesn't exceed the sanctioned limit oblique drawing par, since the outstanding balance doesn't exceed the sanctioned limit oblique drawing par, the asset is not out of order. The asset is not out of order due to, yeah, on the basis of this condition. Not out of order on basis of this condition. पहले तो यहां तक पहुंच जाइए आराम से। मैं डिक्टेट करता हूं क्या लिखा है। सिंस द आउटस्टैंडिंग बैलेंस डजंट एक्सीड द सैंक्शनड लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पार, एसेट इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन की वजह से तो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ, हमें अगली कंडीशन जो है चेक करनी पड़ेगी, जहां ये कहा जाता है वेदर देयर हैव बीन नो क्रेडिट्स और देयर आर क्रेडिट्स बट इनसफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट इवन। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल क्रेडिट्स वर्सेस टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड। आपने अपने खाते में कुल मिलाकर 1,25,000 जमा करवाए, जबकि जो इंटरेस्ट है वो डेबिट हुआ है 3,42,000 रुपए का। तो आप इस कंडीशन में फंस गए। हमने कहा था या तो आपने कोई अमाउंट जमा ही नहीं करवाया, या फिर अगर जमा करवाया तो वो इनसफिशिएंट है, दैट इज नॉट इनफ टू कवर इवन द इंटरेस्ट डेबिटेड, तब भी एनपीए हो जाएगा। तो यहां आ गया सिंस द क्रेडिट्स इन अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड आर not even sufficient to cover the interest debited, since the credits in account during the period are not even sufficient to cover the interest debited, the asset goes out of order. The asset goes out of order on the basis of this condition and accordingly becomes NPA। तो यही हमसे पूछा गया था, वेदर द बिलो मेंशन्ड अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज एनपीए और नॉट। तो इसका उत्तर हमने दे दिया है। कंप्लीट कर लें।
चलिए बच्चे, आई होप इट इज डन। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहला कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट 2 पर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एसेट। इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एसेट। नेचर ऑफ एसेट का मतलब क्या और एसेट का मतलब क्या है? एसेट में हमने देखा लोन एंड एडवांस की बात हम कर रहे हैं, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटेड इन परचेज एंड कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। नेचर, ये तो वो एसेट जो मैंने 3 नाम बोले, इनका नेचर क्या है? अभी तक हमने सीखा that these assets can be either classified as P, that is performing asset, or as NP, that is non performing asset। तो इनकी जो इनकम रिकॉग्नाइज करनी है वो डिपेंड करती है नेचर के बेस पर। इनकम का मतलब क्या है? इनसे जो हमें पैसा आता है, पैसा किस फॉर्म में आ रहा है? मेनली इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो जो इंटरेस्ट होगा उसे रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना है वो हम यहां पर देखना चाहते हैं। आ जाइए। सो रूल क्या है? कैसे लिख के ये सवाल जो है मन में चल रहा है, ठीक है, हेडिंग लिख देते हैं, इनकम रिकॉग्निशन यहां लिख देते हैं साइड पर, नेचर ऑफ एसेट, either it can be performing asset or it can be non-performing asset। performing asset, non-performing asset। क्या प्रिंसिपल है? अगर परफॉर्मिंग एसेट हो तो एक्रूअल बेसिस, और अगर यहां हो तो कैश बेसिस। अगर परफॉर्मिंग एसेट तो एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल मतलब अर्नड बेसिस, और अगर नॉन परफॉर्मिंग हो तो कैश बेसिस यानी कि रिसिप्ट बेसिस। देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं परफॉर्मिंग एसेट वो वाला एसेट है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैसा आराम से आ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब हमें चिंता सताने लगी, हमें दिक्कत हो रही है कि हमने जिसको पैसा दिया था वो पैसा वापिस ही नहीं कर रहा हमारा, तो जब एसेट परफॉर्मिंग है, दिक्कत नहीं है, तो हम एक्रूअल बेस पर चलेंगे, अर्नड बेसिस पर। अर्नड बेसिस का मतलब है, ध्यान से देखेंगे, अगर रिसीव्ड है रिकॉग्नाइज कर लो, अगर ड्यू हो गया बट अभी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो भी रिकॉग्नाइज कर लो। सिंपल सी बात, परफॉर्मिंग एसेट है, अगर पैसा आ गया फिर तो कर ही लो रिकॉग्नाइज, लेकिन अगर पैसा नहीं आया बट ड्यू हो गया तो भी ऐसे मत सोचो कि पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। अरे एक नॉर्मल बिजनेस में यार उधारी पर चलता है बिजनेस। मान लो मैंने किसी पार्टी को सामान बेचा तो हम ये थोड़ी वेट करते हैं कि 3 महीने बाद पैसा आएगा तो सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम तो डेटर टू सेल इमीडिएटली कर देते हैं। तो सेम वे में पैसा ड्यू हो गया चाहे रिसीव नहीं हो तो आप यहां पर इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है नॉन परफॉर्मिंग की तो हम ये कह रहे हैं इसको रिसिप्ट बेस पर लिखना। कैश आ गया, वेरी गुड, लिख लो। पैसा ड्यू हो गया लेकिन अभी आया नहीं है तो इसे रिकॉग्नाइज मत करना। रीजन बीइंग नॉन परफॉर्मिंग है, जब तक पैसा आएगा नहीं अब हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, जब आएगा तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। राइट, तो ये है इसके रूल, प्लीज इसे लिख लेंगे। कंप्लीट कर लीजिए इसे।
चलिए गाइस, लेट अस कम टू द क्वेश्चन. वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल. पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा. गिवन बिलो इज द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक रुपी इन lakh. इंटरेस्ट बताया गया है. टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड. परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दोनों के अंतर्गत इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. जब हम वर्ड बोलते ना बेटा इंटरेस्ट अर्नड, इसका मतलब है जो टोटल अर्न है, चाहे इसमें से रिसीव हुआ या नहीं हुआ. तो जब आप परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत देख रहे हैं 120 का अर्न है, 80 का रिसीव है, मतलब 40 का नॉट रिसीव्ड है. 750 में से 620 रिसीव्ड है, बाकी नॉट रिसीव्ड. और सिमिलरली यहां 150 में से पूरा रिसीव हो गया. हम जानते हैं, अभी अभी सीखा कि परफॉर्मिंग एसेट पर हम जो है इनकम बुक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल. मींस इफ इट हैज बीन अर्नड इट इज योर इनकम. पैसा आया या नहीं आया मैटर नहीं करता. तो परफॉर्मिंग एसेट के लिए हमारा ये वाला कॉलम रेलिवेंट बनता है. जबकि नॉन परफॉर्मिंग के लिए इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो दिक्कत वाला एसेट है ना. इसकी तो हम जो इंटरेस्ट रिसीव है उससे संबंध रखते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012. परफॉर्मिंग एसेट में अर्न वाला कॉलम, नॉन परफॉर्मिंग में रिसीव वाला कॉलम हमें कंसीडर करना है. आइए आंसर नंबर 1 पर आ रहे हैं. आंसर नंबर 1, statement showing income to be recognized for year ending 31st March 12. Statement showing income to be recognized for year ending 31st March 12. Serial number, particulars, performing assets, non-performing assets और total. Serial number 1 term loans. परफॉर्मिंग एसेट में, अच्छा यहां पर एक रूल लिख देंगे, सॉरी, यहां हम ले रहे हैं इंटरेस्ट अर्न्ड और नॉन परफॉर्मिंग में ले रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड. एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा सा बताएंगे पहले कि परफॉर्मिंग एसेट में हम इनकम किस बेस पर रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्न बेसिस पर, और एनपीए में करते हैं रिसिप्ट बेसिस पर. टर्म लोन अमाउंट आ गया जी 120 अर्नड का, और यहां आ गया 5, और यहां टोटल हो गया 125. नंबर 2 कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स. परफॉर्मिंग एसेट पर 750 का अर्न है, नॉन परफॉर्मिंग पर 12 का रिसीव्ड है 762, और थर्ड आ गया बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड 150 एंड 20 170, और यहां पर भी हो जाएगा टोटल 1020 37 एंड 1057. ठीक है जी, प्लीज कंप्लीट.
Okay, guys, let us come to next question. Question number 2. Good question. Calculate interest income to be recognized for the year ending 31st of March 2013 from following information. फिर से बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, और ये क्या, टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड। टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब है पीए और एनपीए का टोटल जितना कलेक्ट हुआ सारा बता दिया। एनपीए का तो आता ही कलेक्ट वाला है, बिल्कुल ठीक। पीए का कलेक्ट वाला भी आता है, और अगर आपने अर्न कर लिया चाहे कलेक्ट नहीं किया वो भी आ जाता है। आगे लिखता है अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन एनपीए ऑन पीए, तो ये वाला कॉलम तो हमारे लिए इररेलेवेंट है। एनपीए पर तो आता ही रिसिप्ट वाला है, तो ये कलेक्शन वाला पॉइंट एनपीए का ऑलरेडी यहां आ चुका। बात बची अर्न एंड नॉट कलेक्टेड, तो ये सिर्फ किस पर आता है, परफॉर्मिंग एसेट पर। परफॉर्मिंग में दोनों आते हैं, अर्नड एंड कलेक्टेड, अर्नड एंड नॉट कलेक्टेड, तो ये दोनों ही यहां आ जाएंगे। लिखकर भी एक बार बता देते हैं आपको। तो आंसर नंबर 2 जो रूल है वो ये कहता है आप परफॉर्मिंग एसेट हैं, नॉन परफॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग पर आता है अर्नड एंड कलेक्टेड, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड, दोनों ही आ जाते हैं। अर्न होना चाहिए, कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं करता। एनपीए पर आता है सिर्फ अर्नड एंड कलेक्टेड वाला पोर्शन, एंड और कुछ भी नहीं आता। सिर्फ जितना आपने अर्न और कलेक्ट किया वही आता है, जो अर्न कर लिया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ वो नहीं आता। तो अकॉर्डिंगली हमें अब स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग interest income to be recognized for year ending 31 March 2013. Serial number, particulars, और यहां आ रहा है एक टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड, ये तो हमें चाहिए, और दूसरा इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन पीए, दैट इज परफॉर्मिंग एसेट। तो हमें इन दोनों को बेसिकली ऐड करना है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स, टोटल कलेक्टेड कितना है 1000, और जो अर्न किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया पीए पर वो है 400, तो टोटल 1400 का इंटरेस्ट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन कैश क्रेडिट्स। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300, 100 और 300, 100 और 400, और अंतिम आ रहा है बेटा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स 1000 का कलेक्टेड, 40 का अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन पीए, टोटल 1040, और यहां भी एक टोटल हम लगा लेंगे। 2300, 540 और 2840 प्लीज कंप्लीट कर लें।
आइए बेटा, अंतिम प्रश्न जो है आज के लिए हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित वन मोर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. It says calculate the interest to be recognized for year ending 31st March 3 from the 13 from the following information. बड़ा ही अच्छा पॉइंट है. इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन्स. ये नहीं बता रहा पीए का है कि एनपीए का, तो ऑब्वियस सी बात है सारा है. इसके अंदर पीए प्लस एनपीए दोनों आ गया. फिर कहता इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए. इसमें से कितना इंटरेस्ट अर्न किया एनपीए पर, तो ये है 4.52. इसे मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा बेसिकली ऊपर वाले में से. तो मेरे पास सिर्फ कौन सी फिगर आ गई, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पीए. क्योंकि पीए का ही इंटरेस्ट अर्न आता है, जो एनपीए उसका तो कलेक्टेड वाला आता है. अर्न कितना किया मैटर नहीं करता. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए. तो ये हम कर देंगे ऐड कि भाई एनपीए का अर्न वाला नहीं चाहिए, तो टोटल जो अर्न दिया है पहले वाले में 17.26, उसमें से एनपीए का अर्न माइनस कर देंगे, पीए का अर्न रह गया, और उसके बाद एनपीए का सिर्फ कैश वाला पोर्शन जो कलेक्ट हुआ उसे ऐड कर देंगे. सिमिलरली क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट. टोटल इंटरेस्ट इतना है, और कहता इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए. ये क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. ये देखिए अभी मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था यहां पर, ये मैट्रिक्स बनाया था. मतलब इसमें बात करूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 चीजें आती हैं, चौथी चीज नहीं आती है. या फिर ऐसे कह दूं कि अगर इन चारों का टोटल है मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4, तो उसमें से नंबर 4 को निकाल देना, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. और ये है क्या है, ये चौथा नंबर है क्या है, ये है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट कलेक्टेड. इसे यहां पर शब्दों में मैं बयां करूं, इट इज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एनपीए बट नॉट कलेक्टेड. तो यही तो दिया है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए. तो इसे भी हम टोटल जो गिवन है आपको 38.54, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो इनकम आपको रिकॉग्नाइज करना है. कैसे करेंगे, आइए यहां लिखकर करें. क्या यहां हो जाएगा, आंसर नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग interest to be recognized for year ending 31st March 13. सीरियल नंबर, अरे अरे इतना गैप का है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट. तो एक तो है क्वेश्चन में टर्म लोन, इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न हुआ 17.26. टोटल जो अर्न हुआ उसमें से हम कह रहे हैं माइनस कर दो 4.52. मैं साथ साथ बताता जाता हूं, ऐसा करने से क्या आ गया, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पीए. परफॉर्मिंग एसेट का तो अर्न ही चाहिए होता है, और नॉन परफॉर्मिंग का क्या चाहिए होता है, रिसीव वाला पोर्शन. ये रहा 2.04. ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनपीए. एक तो ये चीज हो गई जी, 17.26 माइनस 4.52 प्लस 2.04, तो ये आ रहा है 14.78. और दूसरा है कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स. टोटल इंटरेस्ट दिया है 38.54, जिसमें से माइनस कर दीजिए 8.39. ये क्या है, या ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट का मतलब है पीए
प्लस एनपीए दोनों का अर्न है, चाहे रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये इन दोनों का अर्न वाला फिगर आपको गिवन है। इसमें से हम कह रहे हैं माइनस कर दीजिए 8.39, ये क्या है, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ऑन एनपीए। बेसिकली हो क्या रहा है, आपको जब क्वेश्चन ने बोला टोटल इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, वो इन चारों का टोटल है 1 + 2 + 3 + 4, उसमें से नंबर 4 जो इंटरेस्ट अर्न किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया उसको हम कर रहे हैं माइनस। तो ये आ गई जी फिगर अपने पास 38.54 माइनस 8.39 30.15। और ये हो गया जी टोटल 44.93। कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, और इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको होमवर्क में फिर बता देता हूं। तो बेटा होमवर्क में क्वेश्चन 1, 2 और 3, क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट 2, क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट 2 एंड क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट 2, पहले 3 प्रश्न जिसमें से क्वेश्चन 2 एग्जाम का है नवंबर 2014 में 4 नंबर के लिए पूछा गया, और क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 2009 में 2 नंबर के लिए पूछा गया। ये प्रश्न आपके रहेंगे होमवर्क में, इन्हें जरूर कर लेंगे। पहले 3 प्रश्न हैं और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जितना आज किया है इतना एक बार पढ़ लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।